कहते हैं कि तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते और ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर विश्वास मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, मैं संदीप कृष्ण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संधि। जी हाँ, संधि आपने थंबनेल में देखा, पीछे लिखा है, यहाँ भी आप देख रहे हो। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में। आपने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा दुलार दिया और नए वीडियो के साथ मैं आपको फिर से दोबारा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे सबसे पहले इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा पढ़ना है। इसके बाद दूसरा प्रकार हमें पढ़ना है। तीसरा हमारा हेडिंग है प्रकारों के प्रकार। आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। फिर संधि का दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा। जितना पार्ट बनेगा, जब तक मैं संधि को क्लियर नहीं कर लूँगा तब तक पार्ट बनता रहेगा। छोटे छोटे वीडियो में आपकी छोटी छोटी क्लास को मैं दूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि संधि। देखो, इसे इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। क्या कहा जाता है सर? ज्वाइनिंग। अब आपके मन में आ रहा होगा इसका ज्वाइनिंग नाम कैसे पड़ा। तो यार समझो, जो संधि होता है ना, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ध्यान से सुनना, शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। क्या होता है सर? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। और मेल का मतलब क्या होता है? जुड़ना। मेल का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आपके घर में किसी की नौकरी लगी होगी और आपकी भी लगेगी तो तय है, अगर आप अच्छे दिल से मेहनत से तैयारी कर रहे हो तभी लगेगी। तो आपकी जब नौकरी लगती है तो आप कंपनी में क्या करते हो? कंपनी में, ऑफिस में, कहीं भी जहां आपकी जॉब लगती है, आप ज्वाइन करते हो। क्या करते हो? ज्वाइन करते हो। आर्मी में लगेगी तो आप क्या करोगे? आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि भाई उससे मेल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, उससे जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो। मेल बोलो चाहे जुड़ना बोल दो, ठीक है। मेल बोलो चाहे जुड़ना बोल दो, दोनों सही है, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया, क्लियर। अब संधि में पढ़ना क्या क्या होता है, अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पक्का ध्यान से सुनना। मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देता हूं कि अगर आपने वर्ण नहीं पढ़ा है, वर्णमाला नहीं पढ़ा है, तो आपको संधि, मैं क्या, कोई टीचर नहीं समझा सकता। YouTube पर जितने टीचर्स उपलब्ध हैं, गारंटी के साथ कहता हूं, कोई नहीं समझा सकता जब तक आप वर्ण या वर्णमाला नहीं पढ़े हैं। तो आपको संधि कभी समझ में नहीं आएगा। रट सकते हो यार, रटना अलग चीज़ होता है, समझना अलग चीज़ होता है। हमें समझना है, हमें समझ के आगे जाना है। रट तो लोगे, पीछे आ जाओगे, ठीक है। तो समझना है। अब यहाँ हमेशा याद रखना, मैंने आपको कहा ना, जब तक वर्ण नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखा है वर्णमाला की, दो वीडियोस हैं, आप वहाँ से वर्णमाला क्लियर कर सकते हो। और वहाँ से जब वर्णमाला क्लियर कर लोगे तो संधि अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर वर्णमाला कभी नहीं पढ़े हो तो पहले उस वीडियो को देखो और इसके बाद फिर इस वीडियो पे वापस आ जाओ। तो आपको गारंटी मैं देकर कहता हूँ कि संधि कैसे समझ नहीं आएगा, मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ, क्लियर। आओ समझते हैं। तो शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। अब परिभाषा क्या होता है ये समझते हैं। लल्ला, जो संधि की परिभाषा होती है वो समझना। एक्चुअली में संधि वर्णों से मिलकर बनता है, यानी वर्णों को पास में या समीप में लाने पर उनके उत्पन्न विकार, उनमें जो परिवर्तन आता है उससे बनता है। तो मैं यहाँ परिभाषा लिखूंगा, दो निकटवर्ती, ध्यान से सुनना, दो निकटवर्ती वर्णों के, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार का मतलब क्या होता है सर? परिवर्तन। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, परिवर्तन, ठीक है। उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्लियर है बॉस? ये हो गई हमारी डेफिनेशन, कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते भी रहना, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ये वीडियो,
खास होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आओ समझते हैं। इसके बाद जो हमारे इनके प्रकार हैं, प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है, इसको हम समझें कैसे सर। समझो, कह रहा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। तो दो निकटवर्ती वर्ण कौन हैं, तो समझाता हूं। जैसे एक बहुत घिसा पिटा सड़ा हुआ उदाहरण जो आप बचपन से देखते आ रहे हो वो लिखता हूं। उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्या धन आलय। सब लोग देखते आ रहे हो बचपन से, विद्या धन आलय। तो मैं क्या कर दिया, मैंने विद्या और आलय को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो विद्या एक शब्द है, आलय भी एक शब्द है। विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब निवास स्थल, यानी घर, गृह, गेह, सदन, आलय, ये सभी पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आलय का मतलब क्या होता है, निवास स्थल। विद्या का स्थल या विद्या का निवास स्थल, जहाँ पर विद्या हमें ज्ञान प्राप्त हो, विद्या की प्राप्ति होती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसका मतलब समझता हूँ। विद्या, इसमें दो अक्षर हैं, आलय में 3 अक्षर हैं। तो अभी परिभाषा ने क्या कहा, दो निकटवर्ती वर्ण। वर्ण मतलब समझते हो ना, यहाँ से मैंने निकाल लिया द्य, अभी नहीं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नोट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, नोट। कौन सा नोट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। संधि का नियम कहता है कि किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण को, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को परस्पर आपस में जोड़ा जाता है। यानी कोई शब्द होगा, उसके अंतिम वर्ण को और उसके बाद वाले शब्द के पहले वर्ण को आपस में जोड़ देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से निकाल लूँगा इसके द और इसमें हलंत लगा दिया। और याद रखना है, जैसे ही हलंत लगता है उसकी मात्रा उससे गायब हो जाती है, उसकी मात्रा उससे हट जाती है, उससे अलविदा ले लेती है। तो द में मात्रा लगा था आ, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है, आ है। इन दोनों को ही परस्पर में जोड़ना है, मेल कराना है। तो मैंने जब इनको मेल कराया तो ये बन गया फिर से आ, और इसकी जो मात्रा निकली इस तरीके से। यही मात्रा जिसका हलंत, जिसका पैर टूटा है, ऑपरेशन की तरह काम करेगा और जा करके इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हट करके क्या बन जाएगा, द्या। क्या बन जाएगा, द्या। और द्या बन करके यहाँ से जो आ था, ये जो आ था ये गायब हो गया। तो विद्या अधन लय बराबर क्या बन गया, विद्यालय। क्या बन गया, विद्यालय। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। संधि के जो नोट पॉइंट है, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जोड़ा जाता है, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो तीसरा शब्द बन जाता है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चा, जो हमारा संधि का प्रकार है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें, अगर मैं प्रकार की बात करूं तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, नाम लिख देता हूं। पहले का नाम है स्वर संधि। पहले का क्या नाम है, स्वर संधि। ठीक है। और जो दूसरा है उसका नाम है व्यंजन संधि। क्या नाम है, व्यंजन संधि। अभी मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको वर्णमाला नहीं पता है, वर्ण नहीं पता है, तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो नियम है, इसके जो रूल हैं, उसमें तो हमें वर्णमाला की ही सारी चीज़ों का उपयोग करना है। तो आप उसको पहले पढ़ना, अगर नहीं पढ़े होगे तो। तीसरा हमारा प्रकार है विसर्ग संधि। क्या नाम है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अरे विसर्ग को नहीं देखे हो, जो दुख में लिखा होता है, दुख, ऐसे दुख है ना, तो दुख में ये जो चिन्ह लगा है इसी को तो हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में किया जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, प्रायः, तो क्या कह दिया, प्रायः ह के तरह इसका आवाज़ भी आता है, मतलब इसको ह में बोल देते हैं, पर इसको दुहक नहीं बोलना है, ये तो दुख है। और ये प्रायः हो गया, संस्कृत शब्द में आता है ये सब। ठीक है। तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, इनके ये तीनों हमारे संधि के प्रकार हैं। ठीक।
ठीक है, प्रकारों के प्रकार पढ़ेंगे। पहले इसके तीनों की परिभाषा की बात करेंगे, इन तीनों की परिभाषा की बात करेंगे। तो जो लल्ला हमारा स्वर संधि है ये कहते किसे हैं समझना, बताता हूँ। स्वर संधि उसे कहा जाता है जब स्वर का स्वर से मेल कराया जाए, स्वर का स्वर से मेल कराया जाए। अभी जो मैंने विद्याधन आलय लिखा था तो आ और आ ये दोनों क्या था, स्वर ही तो था। जब स्वर का स्वर से मेल कराया जाए तो वह कहलाता है स्वर संधि। क्या कहलाता है, स्वर संधि। उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया शिव शिव धन आलय। क्या लिख दिया, शिव धन आलय, शिव धन आलय। तो यहाँ पे व है, व में हलंत लगाया, इसकी मात्रा अ आई, इसके बाद यहाँ से भी आ आया, इन दोनों को मिलाने पर फिर से आ बना। ये क्यों बना ये हम आपको नियम में बताएंगे, ठीक है। ये क्यों बन रहा है, ऐसे कैसे हो जा रहा है, ये सारे नियम में बताऊंगा। अभी मैं आपको बस उदाहरण समझा रहा हूँ कि भाई स्वर संधि की आप परिभाषा समझ लो अच्छे से उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो शिव यहाँ से अ और यहाँ से आ, तो मैंने क्या कहा, जब स्वर का स्वर से मेल हो और उससे उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा, स्वर संधि। उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि की परिभाषा आपको समझ में आ गई। बोल लेता हूँ दोबारा लिख लो। जब स्वर का स्वर से मेल कराएं तो उससे उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा परिभाषा सीखते हैं। क्या नाम है उसका, व्यंजन संधि। क्या नाम है, व्यंजन संधि। तो मैं क्या बोलूँगा, जब व्यंजन का, ध्यान से सुनना, जब व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से, जब व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल कराया जाए, जोड़ा जाए, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहा जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्यंजन संधि। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण में लिख दिया समधन कल्प, मैंने क्या कह दिया, समधन कल्प। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको मैं प्रकार जब इनका नियम बताने लग जाऊंगा तो बताऊंगा। अभी तो मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ उनकी परिभाषा के कि आप समझ लो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, समधन कल्प। तो यहाँ पे ये क्या है, क्या नाम है, व्यंजन संधि है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात आप इसे याद रखो कि जो आपका व्यंजन संधि होता है ना लल्ला, उसे हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हल संधि। क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो शब्द होता है, पहला शब्द होता है, उसमें आपको हलंत लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर। तो मैं क्या कर दूंगा, समधन कल्प। जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा संकल्प। ये बिंदी कैसे बदल गया, नियम है। नियम क्या है कि जब कभी भी म का मेल क से होता है तो वह अपने का ही पांचों बन जाएगा। तो संकल्प यानी विसर्ग अनुस्वार बन जाता है, ठीक है। तो संकल्प शब्द हो गया, समधन कल्प। तो सम शब्द क्या है, आपका व्यंजन है। क क्या है, वो भी व्यंजन है। तो नियम में तो फॉलो कर रहा नहीं है कि जब व्यंजन को स्वर अथवा व्यंजन से, या तो स्वर यहाँ पे हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, तो व्यंजन है। नियम को फॉलो कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा परिभाषा जिसका नाम है विसर्ग संधि। क्या नाम है, विसर्ग संधि। तो मैं क्या बोलूँगा कि जब कभी भी विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से, ध्यान से सुनना, विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से, स्वर अथवा व्यंजन से मेल कराते हैं तो उससे उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। ये यहाँ चला आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिभाषा आपको अच्छे से तीनों क्लियर हो गए। अब प्रकारों के प्रकार कुछ हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रकारों के प्रकार कौन कौन से हैं, आओ समझाता हूँ और समझता हूँ। समझना लल्ला, जब प्रकारों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे जो पहला है, प्रकारों के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो हमारा क्या है, स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5।
आप इसे नोट करना और बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है आपको, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार में अगर हम पहले प्रकार की बात करेंगे तो उसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। क्या नाम है सर? दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरा प्रकार है गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। इस बात को भी आप याद रखोगे। तीसरा प्रकार हमारा क्या है? वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वृद्धि संधि। और चौथा प्रकार क्या है? वो हमारा है यण संधि। कौन सा? यण संधि, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है पर आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर हमारा जो 5वां प्रकार है वह है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा दीर्घ संधि है, जरा एक चीज याद रखो, ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। ट्रिक बता दूं मैं आपको याद रखने के लिए, आओ समझाता हूँ। तो जो हमारा जो ट्रिक है जो वो है डिजिव्या। क्या नाम है उसका? डिजिव्या, ठीक है। कैसे याद रखना है बता देता हूँ। डी से आपको दीर्घ संधि याद रखना है, जी से गुण संधि, वी से वृद्धि संधि, वाई से यण संधि और ए से अयादि संधि, ठीक है। ट्रिक भी अच्छा लग रहा होगा आपको। ये देसी ट्रिक है, अपने दोस्तों को शेयर करना। ये इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देसी ट्रिक। दारू मत समझ लेना, देसी ट्रिक है। देसी ट्रिक सबसे बढ़िया वाला ट्रिक संदीप सर का ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कभी कभी आपको संस्कृत में इसका क्या नाम है नाम पूछ लेता है कि इसका जो सूत्र है वो बता दो। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, सभी के सूत्र भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लल्ला, आपको याद रखना है कि जो दीर्घ संधि होता है उसका संस्कृत में सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, ये बात आप याद रखना, अकः सवर्णे दीर्घ। क्लियर? इसके बाद गुण संधि है, इसका भी संस्कृत में सूत्र है आद गुण। क्या नाम है? आद गुण। क्लियर है बॉस? आद गुण। इसके बाद हमारा तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। इसका भी संस्कृत में सूत्र है, इसे कहा जाता है वृद्धि रेचि। क्या कहते हैं? वृद्धि रेचि। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। यण संधि का भी सूत्र है इको यड़ची, इको यड़ची, ठीक है, इको यड़ची। और चौथा जो 5वां प्रकार है वह है अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अवायवः, ठीक है, पंडित जी की तरह बोलना, एचो अवायवः। तो आओ इनको एक बार हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ, आद गुण, वृद्धि रेचि, इको यड़चि, एचो अवायवः, ठीक है। इस प्रकार से आप इनके प्रकारों के प्रकार पढ़ सकते हो। अब ये जो प्रकार हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इनको मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं भी थोड़ा टायर्ड हो चुका हूं क्योंकि अभी रात में 10:30 बज रहे हैं और मैं मतलब थक चुका हूं। तो अपनी भी कुछ पढ़ाई करनी है थोड़ी सी। तो इसमें आज के वीडियो में मैं यहीं तक रोकता हूं और मिलूंगा अगले वीडियो में, और इस आशा से मिलूंगा कि आप ये वीडियो पसंद करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे और खूब लाइक कमेंट करोगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आपका कमेंट हम लोग को मोटिवेशन देता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो कि सर समझ में आया, नहीं आया। हमारी कुछ कमियां होगी तो आप हमें उसे भी बताया करो ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी गलती ना करूँ। मेरी राइटिंग पर मत जाना, मेरी मात्रा पर मत जाना। मात्रा पे जाना, मात्रा देख के वहाँ से मुझे बताना है कि यहाँ ये गलती है, और राइटिंग पे तो बिल्कुल मत जाना क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।